बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया है। आमराना हथकंडों के जरिए 15 साल तक मुल्क में हुकूमत करने वाली वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को आज तलबा तहरीक ने 1 माह के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वो बांग्लादेश छोड़कर भारत फरार हो गई हैं। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ के ऐलान के मुताबिक अब वक्ती तौर पर बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों अफराद जश्न मना रहे हैं, मगर अभी तक अवाम का गम और गुस्सा थमा नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, वहीं के सहाफ़ी की ज़बानी आपको बताएंगे, मगर इससे पहले आपको बताएं कि अहम बात यह है कि कल तक शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि वो इस तहरीक को कुचलने की हिकमत अमली बनाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर रही थी। मुल्क भर में कर्फ्यू लगा दिया था, मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे रही थी। कल ही तशद्दुद और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 90 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। इसे बांग्लादेश की हालिया तारीख का सबसे खूनरेज़ दिन करार दिया जा रहा था, मगर फिर कल से अचानक फ़ौज की हिमायत ख़त्म होने के आसार नज़र आने लगे, तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए हालात यकसर तब्दील हो गए। कल साबका फौजी अफसरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांग्लादेशी आर्मी से मुतालबा किया कि वो अवाम पर क्रैक डाउन से गुरेज करें, जबकि कल ही फौजी एहलकारों से खिताब करते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कहा कि फ़ौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। फिर कल होने वाले मुजाहिरों में फौजी एहलकार सड़कों पर तो नजर आए, मगर उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई क्रैक डाउन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर आज शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने से चंद लम्हे पहले भारतीय मीडिया ने दावा किया कि बांग्लादेश की आर्मी ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया है। और फिर कुछ ही देर बाद शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई और ख़बरें सामने आईं कि वो फ़ौज के C-130 तैयारे में बैठकर भारत रवाना हो गई हैं, मगर इससे पहले वो एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी, मगर उन्हें उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने कौम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं, अब मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, जिसके लिए बातचीत जारी है। इस हवाले से अवामी लीग के अलावा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है, मुजाहिरीन फ़ौज से ताउन करें। मगर जैसे ही शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े की इतलात मुजाहिरीन तक पहुंची, तो ढाका में मौजूद मुजाहिरीन वज़ीर आज़म हाउस में घुस गए और वहां तोड़ फोड़ करते हुए सामान उठाकर ले गए। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के दफातर और अवामी लीग के रहनुमाओं को घरों पर हमले करना शुरू कर दिए, अभी तक कर रहे हैं। सरकारी इमारतों में घुस गए और तोड़ फोड़ और आग लगाना शुरू कर दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वुज़रा की ज़ाती गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी गिरा दिया गया और उनसे मुंसलिक म्यूजियम में भी तोड़ फोड़ की गई। साथ ही मुजाहिरीन शेख हसीना वाजिद के ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में घुसने वाले एक शख्स का कहना था कि ये वो जगह है जहां आमिर शेख हसीना वाजिद रहती थी, मगर अब वो एक बुज़दिल की तरह मुल्क से भाग गई है। हम चाहते हैं कि शेख हसीना वाजिद को मासूम तलबा और दीगर लोगों के कत्ल के ट्रायल का सामना करवाने के लिए वापस लाया जाए। वाज़ेह रहे कि कोटा सिस्टम के खिलाफ जुलाई में शुरू होने वाली तलबा तहरीक के खिलाफ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने जाबराना रवैया इख्तियार किया था, क्रैक डाउन और ऑपरेशन शुरू कर दिया था, मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दे दिया था, और इस सब के नतीजे में मजमूई तौर पर 300 अफराद मारे गए और हज़ारों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदल गई। मुजाहिरीन ने शेख हसीना वाजिद को डिक्टेटर करार देते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और 1 महीना पहले शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सरेआम जिन नारों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, वो हर एक की ज़बान पर आ गए। और आज ढाका की तरफ जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, उसका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो जाओ। और आज शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने C-130 तैयारे में नई दिल्ली के करीब एयरबेस पर लैंड किया। भारतीय फ़िज़ाइया और सिक्योरिटी एजेंसी लैंडिंग तक शेख हसीना वाजिद की तैयारी की निगरानी करते रहे। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130 फौजी तैयारे में भारतीय एयरबेस पहुंची। भारतीय एयरबेस पर शेख हसीना वाजिद की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोल से मुलाकात भी हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद कुछ देर में लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। इस हवाले से BBC के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से भारत शेख हसीना वाजिद का बड़ा इत्तेहादी रहा है। बांग्लादेश की सरहद मुतादिद मशरिकी भारतीय रियासतों से मिलती है। ये रियासतें गुज़िश्ता कई दहाइयों से अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ रही हैं और ऐसे में ढाका में एक फ्रेंडली हुकूमत इसमें मजीद मददगार रही है।
अपने दौरे इक़्तिदार में शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में भारत मुखालिफ अस्करियत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिससे उन्हें भारत की मजीद हिमायत हासिल हुई। उन्होंने इन भारतीय रियासतों तक अशिया की तरसील यकीनी बनाने के लिए नई दिल्ली को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी। आर्टिकल के मुताबिक 1996 में पहली बार मुंतखब होने के बाद से शेख हसीना वाजिद के भारत से करीबी ताल्लुकात रहे, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात उस्तवार रहे। जबकि 2022 में भारत के दौरे के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के अवाम को याद दिलाया कि कैसे भारतीय हुकूमत, अवाम और अफवाज ने 1971 की जंग आज़ादी में मदद फराहम की थी। अपोजिशन की जमातों और समाजी कारकुनों ने शेख हसीना वाजिद की भारत से इस कुर्बत पर तनकीद की और भारत से मुतालबा किया कि भारत सिर्फ एक सियासी जमात की पुष्टपनाही के बजाय बांग्लादेशी अवाम की हिमायत करे। फिलहाल शेख हसीना वाजिद भारत में है, मगर रिपोर्ट्स हैं कि वो लड़ने रवाना हो सकती हैं। मगर सवाल यह है कि पिछले 15 बरस में खुद को ताकत का मरकज़ बनाने वाली बांग्लादेशी लीडर और वज़ीर आज़म को जिस कोटा सिस्टम की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, वो असल में है क्या, और ये मामला आखिर इतना मुतनाज़ क्यों है। इस हवाले से बांग्लादेश के कोटा सिस्टम का जायज़ा लेते हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों को मराहत और तनख्वाहों की वजह से तरजीह दी जाती है, मगर बांग्लादेश में इन सरकारी मुलाजमतों का निस्फ से भी ज़्यादा हिस्सा कुछ मखसूस कम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तस था। इस कोटा सिस्टम के तहत सिर्फ 44% सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर, जबकि बाकी 56% मखसूस कम्यूनिटीज़ के लिए मुख्तस थी। इब्तिदा में बांग्लादेश में कुल सरकारी मुलाजमतों का 30% हिस्सा 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए मुख्तस किया गया था। बाद में उनकी औलादों के लिए भी सरकारी मुलाजमतों में 30% हिस्सा रख दिया गया और फिर उनकी तीसरी नस्ल के लिए भी 30% कोटा मुख्तस कर दिया गया। इसी तरह 10% मुलाजमतें ख़वातीन और 10% पसमानदा इज़ला के लिए मुख्तस कर दी गई, जबकि 5% हिस्सा अक़लियतों और 1% माजूर अफराद के लिए मुख्तस था। एहतजाज करने वाले तलबा का मुतालबा था कि इस गैर मुनसिफाना कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और मुलाजमतों को मेरिट की बुनियाद पर अलॉट किया जाए और मुजाहिरीन के सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए मुख्तस मुलाजमतों के कोटों पर थे, जो कुल मुलाजमतों का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता था। इस कोटे का आगाज़ 1972 में बांग्लादेश के बानी रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए इनाम के तौर पर किया था। इब्तिदाई तौर पर यह कोटा सिर्फ 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के लिए ही मुख्तस था, मगर 1997 में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को भी इस कोटे का हकदार करार दे दिया। इसके बाद 2010 में शेख हसीना वाजिद ने ही एक बार फिर कानून साजी करके 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के पोते और पोतियों को भी इस कोटे में शामिल कर लिया, जिस पर बांग्लादेश के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हो गया। और फिर 2018 में इस निज़ाम के खिलाफ बांग्लादेश में तलबा के मुजाहरों का आगाज़ हुआ, जिसके बाद 2018 में ही शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने इस कोटे को ख़त्म कर दिया था और मुजाहरे भी ख़त्म हो गए थे। मगर 2021 में 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के मुतादिद वुरसा ने बांग्लादेश की हाई कोर्ट में हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी थी और हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को हुकूमत की जानिब से ख़त्म किए गए कोटा सिस्टम को दोबारा बहाल कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश भर में तलबा ने एहतजाज का नया सिलसिला शुरू कर दिया, जिसका आगाज़ तो तलबा ने किया था, मगर ये एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें बांग्लादेश की अपोजिशन जमातें भी शामिल हो गईं और हुकूमत से कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा शिद्दत के साथ होने लगा। मगर जुलाई में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने मुज़ाकरात के बजाय मुजाहिरीन पर सख्त क्रैकडाउन कर दिया, जिससे मुल्क में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए तशद्दुद किया गया। और सिर्फ यही नहीं, हुक्मरान जमात के तलबा विंग और एहतजाज करने वाले तलबा में शदीद झड़पें भी सामने आई, जिससे मुल्क में हालात बहुत कशीदा हो गए थे और पुलिस की जानिब से भी आम मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। अक्सर शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, कुछ मकामात पर मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और दीगर हुकूमती अहदेदारों ने एहतजाज करने वाले तलबा को रज़ाकार करार दे दिया, यानी वो लोग जिन्होंने 71 की जंग में बांग्लादेश बनने की मुखालफत की थी। और लफ्ज़ रज़ाकार को बांग्लादेश में गद्दार के तौर पर समझा जाता है। शेख हसीना वाजिद के इस रवैये से मुजाहिरों में मज़ीद शिद्दत आ गई और 1 जुलाई से जारी इस एहतजाजी सिलसिले में मज़ीद शिद्दत आ गई और 1 जुलाई से 21 जुलाई तक होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 200 से ज़ायद लोग मारे गए। इस दौरान 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों का कोटा 30% से कम करते हुए उसे सिर्फ 5% कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 93% नौकरियाँ मेरिट पर दी जाएं और बाकी 2% अक़लियतों, ट्रांसजेंडर्स और माजूर अफराद के लिए मुख्तस किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तलबा ने एहतजाज ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने
वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और मरने वाले मुजाहिरीन के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगने के साथ साथ इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया। और इस सिलसिले में जुम्मे से एहतजाज ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली और इतवार को होने वाले मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 90 से ज़ायद अफराद के मारे जाने की इतलात आई, मगर मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका में कर्फ्यू के बावजूद मार्च का ऐलान कर दिया। मगर फिर आज बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो फौरी तौर पर भारत रवाना हो गई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह यानी वज़ीर आज़म हाउस पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जहां शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क से फ़रार होने पर तनकीद हो रही है और उन्हें बुज़दिली के ताने दिए जा रहे हैं, तो वहीं इसका एक दर्दनाक तारीख़ी पहलू भी है, जिसे याद किया जाए तो शेख हसीना वाजिद के फ़रार होने के फ़ैसले के पीछे की मंतक समझ आती है। शेख हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 3 साल बाद फौजी बगावत के दौरान फौजी एहलकारों ने घर में घुसकर अहले खाना समेत कत्ल कर दिया था। उस वक्त शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन मुल्क से बाहर थी, इसलिए उनकी जान बच गई थी, मगर बाकी तमाम अहले खाना मारे गए थे। इस हवाले से BBC के मुताबिक 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने इख्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन उनकी कहानी का एक अफसोसनाक अंजाम हुआ। 1975 तक मामलात उनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी, अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी, अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बांग्लादेशी फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरान ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फ़ोन मिलाया। BBC से बात करते हुए जनरल शफीउल्लाह ने बताया था कि शेख मुजीब बहुत गुस्से में थे और मुझसे कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, उनको वापस आने का हुक्म दो। मैंने शेख मुजीबुर रहमान से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं। घर पर हमले के बाद शेख मुजीबुर रहमान बलाई मंजिल से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि जब फौजी एहलकारों ने उन पर फायरिंग कर दी। शेख मुजीबुर रहमान मुंह के बल गिर पड़े और उसके बाद उनके घर में मौत का रक्स शुरू हो गया। सबसे पहले शेख मुजीब की बेगम को गोली मारी गई, फिर उनके बेटे शेख जमाल को गोली मार दी गई। घर में मौजूद उनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया और यहाँ तक कि उनके सबसे छोटे बेटे 10 साला रसल मुजीब को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे घराने की सिर्फ 2 बेटियां ही जिंदा रहीं, क्योंकि उस वक्त वो घर पर नहीं बल्कि जर्मनी में थी। BBC के मुताबिक भारतीय सहाफ़ी सुभाष चक्रवर्ती के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुस्तान के उस वक्त के हाई कमिश्नर ने बताया कि उस दिन असल में शेख मुजीब के घर पर क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जब ये बांग्लादेश फौज के एहलकार शेख मुजीब के घर में दाखिल हुए तो वो कमरे से बाहर निकल आए। उन्हें लगा कि फौजी एहलकार गलती से उनके घर में दाखिल हो गए हैं। उन्हें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि वो फौजी एहलकार उन्हें मारने आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान और उनके अहल खाना को बेरहमी से मारा गया और बाद अज़ां उनकी लाशें एक फौजी ट्रक में डाल दी गईं। 16 अगस्त की सुबह फौजियों ने तमाम लाशें इकट्ठी की और शेख मुजीबुर रहमान के अलावा बाकी अहल खाना की लाशों को कब्रिस्तान में एक बड़े गड्ढे में दफन कर दिया गया, जिसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके आबाई गांव तंगी पारा पहुंचाया गया। फौजियों ने इस मौके पर उनके गांव को घेरे में ले लिया ताकि लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत ना कर सकें। फौजियों का इसरार था कि शेख मुजीब की मैयत को जल्द अज जल्द दफन कर दिया जाए, लेकिन गांव के एक मौलाना इस बात पर बजिद थे कि मैयत को गुस्ल दिए बगैर दफन नहीं किया जा सकता। सैयद बदरुल हसन अपनी किताब फ्रॉम रेबल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख मुजीब की मैयत को गुस्ल देने के लिए साबुन तक दस्तयाब नहीं था और आखिर में उनकी मैयत को कपड़े धोने वाले साबुन से नहलाया गया और उन्हें मकामी कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। उस शाम जब बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। गाँव के बुजुर्गों को ये कहते सुना गया कि शायद कुदरत भी इस बेदर्दी को बर्दाश्त ना कर सकी, लेकिन इसे सितम ज़रीफ़ी कहा जाए या कुछ और, क्योंकि उस शाम बांग्लादेश के बाबाए कौम के लिए आंसू बहाने वाले भी बहुत कम थे। शेख मुजीब के कत्ल के बाद उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद उनकी सियासी जानशीन बन गई। वालिद और अहले खाना के कत्ल के बाद 1981 में शेख हसीना वाजिद जिलावतनी ख़त्म करके भारत से बांग्लादेश वापस लौट आईं और अवामी लीग की सरबराह बन गई। इस दौरान उन्होंने अपनी सियासी हरीफ और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया के साथ मिलकर फौजी आमरीत के खिलाफ होने वाली अवामी जिद्दोजहद की क़यादत की, जिसने 1990 में फौजी आमिर जनरल हुसैन अहमद इरशाद के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। इस तहरीक में शेख हसीना वाजिद बतौर अवामी लीडर मकबूल होकर सामने आई, बतौर डेमोक्रेट सामने आई। 1996 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद पहली बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन गई, मगर उनकी हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगे और 2001 के इलेक्शन में उन्हें खालिदा जिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2007 में बांग्लादेश में एक बार फिर
फौज ने बगावत करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और फौज ने खालिदा जिया और शेख हसीना वाजिद दोनों को ही जेल में डाल दिया। फिर 2008 में एक अबूरी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होने वाले इंतखाबात से पहले दोनों को रिहा कर दिया गया और इंतखाबात में अवामी लीग और उसका अलायंस बड़े मार्जिन से कामयाब हो गया और 2009 में शेख हसीना वाजिद दूसरी बार वज़ीर आज़म बन गई और फिर शेख हसीना वाजिद ने 2014, 2019 और 2024 के इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मगर इन इंतखाबात की साख पर सवालात उठते रहे। 2011 में शेख हसीना वाजिद ने आइन में तरमीम करके इंतखाबात निगरां हुकूमत के जरिए कराने का कानून ही ख़त्म कर दिया, जिसके बाद 2014 में शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही हुकूमत के ज़ेर तमाम इंतखाबात कराए थे, जिसका अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया था। अपोजिशन न होने की वजह से अवामी लीग ने उन मुतनाज़ इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देखने में आई। इसी तरह 2018 के इंतखाबात भी काफ़ी मुतनाज़ थे, जिसमें शेख हसीना वाजिद की जमात ने 96% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और उस इलेक्शन पर भी धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। जबकि जनवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नताइज भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हो गए, क्योंकि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने इंतखाबात में एक बार फिर हिस्सा ही नहीं लिया और इस दौरान ये तनकीद होती रही कि बांग्लादेश में जमहूरियत ख़त्म हो रही है और मुल्क वन पार्टी स्टेट बन गया है। BBC ने इस हवाले से लिखा कि मुल्क में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहरे शायद शेख हसीना वाजिद के सियासी करियर का सबसे बड़ा चैलेंज थे, लेकिन इससे पहले जनवरी में होने वाले इंतखाबात भी तनाज़ात का शिकार हुए थे। उन इंतखाबात के नतीजे में शेख हसीना वाजिद की जमात लगातार चौथी मरतबा इक़्तिदार में आई थी। उनके इस्तीफ़े के मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने मुज़ाहमत जारी रखी। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन को न सिर्फ दहशत गर्द करार दिया, बल्कि अवाम से अपील भी की कि इन दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाए जो अवामी लीग का हिस्सा थे। मुखालिफिन का यह भी कहना है कि इस दौरान मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ होती रहीं और जमहूरियत का मयार गिरता गया। वो शेख हसीना वाजिद पर आमराना तर्ज हुक्मरानी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाते रहे और कहते हैं कि शेख हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालिफिन और मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की। हालिया महीनों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और हज़ारों सियासी कारकुनों को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान गिरफ्तार कर दिया गया। इस हवाले से इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि 2009 के बाद मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मावरा अदालत हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हुआ है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत इन इल्ज़ामात की दो टोक अंदाज में तरदीद कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी हुकूमत गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी मुल्क में इन वाक़यात की तहकीकात से रोकती रही है। इसके अलावा शेख हसीना वाजिद के दौर में 2010 में एक मुतनाज़े वॉर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तनकीद भी की। BBC उर्दू के मुताबिक जब 2009 में बांग्लादेश में उबूरी दौर ख़त्म हुआ और इंतखाबात में अवामी लीग 2/3 अक्सरियत से कामयाब हुई, तो अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान शेख हसीना वाजिद ने 1971 के जंगी मुजरिमों के एहतसाब का नारा पहली बार लगाया। शेख हसीना वाजिद ने 1974 के सेफ्री बैनुल-अक़वामी समझौते के नतीजे में ख़त्म होने वाले वॉर ट्रिब्यूनल्स को कानून में एक तरमीम के जरिए जिंदा कर दिया था। शुरू में तो इन ट्रिब्यूनल्स का खैर मकदम हुआ, लेकिन फिर इंसाफ के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से रूगर्दानी और इंतकाम पर मबनी ट्रायल्स पर ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी तंजीमों ने इन ट्रिब्यूनल्स की दी जाने वाली सजाओं पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। 2013 के बाद मुतनाज़े वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद अहम रहनुमाओं समेत अपोजिशन की 13 मुमताज़ शख्सियात को सजाए मौत दे चुका है। जबकि अल जज़ीरा ने शेख हसीना वाजिद के दौरे इक़्तिदार पर तज्ज़िया करते हुए लिखा कि वज़ीर आज़म बनने के बाद शेख हसीना वाजिद ने एक ऑटोक्रेट हुक्मरान की सूरत इख्तियार कर ली थी और इस दौरान उन पर सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों, मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के संगीन इल्ज़ामात लगे। ताहम दूसरी जानिब शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश की मुआशी तरक्की का क्रेडिट भी दिया जाता है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब ममालिक में होता था, लेकिन 2009 के बाद शेख हसीना वाजिद की क़यादत में मुल्क की मईशत में बेहतरी आती नज़र आई है और अब बांग्लादेश का शुमार खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई मुआशी ताकतों में होता है, जिसकी तरक्की की रफ्तार इंडिया से भी तेज़ रही। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आए। मुल्क में सबसे ज़्यादा तरक्की कपड़ों यानी गारमेंट्स के शोबे में नजर आई और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों को यूरोप, शुमाली अमरीका और एशिया तक रसाई हासिल हुई। मगर इसके बाद गुज़िश्ता दिनों इस मुआशी तरक्की पर तनकीद भी होने लगी, इन आदाद शुमार पर तनकीद भी होने लगी और आज 15 साल बाद बांग्लादेश के तलबा की तहरीक ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया है और वो इस्तीफ़ा देने के साथ साथ मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर हो गई हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। ढाका में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वलीउर रहमान। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। भाई मुजाहिरीन को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई, कल से अनाउंस हो गया है कि अब कर्फ्यू हटेगा, तालीमी इदारे खुलेंगे। क्या अब जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे वो वापस जा रहे हैं? क्या अब सड़कों पर सुकून है?
नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि लोग अभी तक बहुत गुस्से में हैं और वो अवामी लीग के दफातर पर हमले कर रहे हैं और उन्हें आग लगा रहे हैं। मुजाहिरीन पहले ही शेख हसीना की सरकारी रिहाइशगाह पर हमला कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट की इमारत पर हमला किया और वो वजीर आजम ऑफिस पर भी हमला कर चुके हैं। बहुत सी इमारतों को आग लगाई जा चुकी है। सूरत हाल अब तक बहुत कशीदा है। लोग हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली और ओहदेदारों पर हमले कर रहे हैं। हालात काबू में नहीं हैं। तो इस सूरत में पुलिस, आर्मी कौन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? सब क्या हो रहा है? पुलिस और फौज ने लोगों से कहा है कि वो घरों में रहें, किसी चीज पर हमला न करें और उसे नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन लोग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। बल्कि हालात ये हैं कि इस वक्त ढाका और दीगर बड़े शहरों समेत बांग्लादेश में मुकम्मल अफरा तफरी की सूरत हाल है। हुक्मरान जमात के रहनुमा अब भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना पहले ही मुल्क से फरार हो चुकी हैं, यानी सूरत हाल बहुत कशीदा है। मगर जब वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा आ गया शेख हसीना वाजिद साहिबा का, साथ में आर्मी चीफ ने बता दिया कि इंटरिम सेटअप आएगा, तो और क्या ऐसी डिमांड है जिसकी वजह से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन अभी तक सड़कों पर हैं और अभी तक बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं? 15-16 साल से ये सूरत हाल थी कि मुल्क एक जमात का मुल्क बनकर रह गया था। शेख हसीना और हुक्मरान तबके ने मुल्क जिस तरह चलाया उस पर लोग बहुत नाराज हैं। लोग दर हकीकत हुक्मरान जमातों, खास तौर पर अवामी लीग और उसके हामियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये दरअसल अवाम के गुस्से का इजहार है। क्या कोई क्लैरिटी आई है किस किस्म का इंटरिम सेटअप होगा, या फिर अभी इस हवाले से भी कंफ्यूजन है? आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि इंटरिम सेटअप आएगा। नहीं, अब तक ये वाजे नहीं है क्योंकि आर्मी चीफ ने सदर से तवील मुलाकात की है, इसलिए अब तक वाजे नहीं है कि उबूरी हुकूमत कैसी होगी। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि फौज ने जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन ये वाजे नहीं है कि उबूरी हुकूमत आर्मी चीफ खुद बनाएंगे या कोई सिविलियन बनाएगा। इसलिए ये पता नहीं चल रहा कि उबूरी हुकूमत किस तरह की होगी। हम उबूरी हुकूमत के हवाले से मालूमात का इंतजार कर रहे हैं और अब तक कुछ भी वाजे नहीं है। वलीउर रहमान, एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट क्या था? ज़ाहिर ये मुजाहरे शुरू हुए, मुतालबा था कोटा सिस्टम रिवर्स किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, तकरीबन मुतालबात मान लिए गए। फिर क्या ऐसा हुआ जिसका नतीजा इतने ज़्यादा मुजाहिरों, हलाकतों और शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे की सूरत में सामने आया? बुनियादी तौर पर लोगों की हलाकतें इसकी वजह बनी। 3 हफ्तों में बहुत से लोग जान से गए, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इसलिए लोग, खास तौर पर तलबा, बहुत गुस्से में थे क्योंकि 3 हफ्तों से कम वक्त में इतने लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में इतनी कम मुद्दत में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। अवाम मारे गए, बच्चे तक मारे गए। और जिस अंदाज में शेख हसीना की हुकूमत ने अवामी तहरीक को दबाने की कोशिश की, उसने लोगों को नाराज कर दिया था और यही टर्निंग पॉइंट था। जिस तरीके से शेख हसीना ने लोगों से बातचीत की, उन्होंने अवामी राय को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। ये गुज़श्ता 15 साल के दौरान बांग्लादेश में जमहूरियत के ना होने का नतीजा है। आम इंतखाबात में लोग खुलकर वोट भी नहीं दे सके थे। गुज़श्ता 2 इंतखाबात बिल्कुल यकतरफा थे, इसलिए दरअसल आम लोग बहुत ज्यादा नाराज थे।